कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कहानी पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप लोग भी मानते हैं कि कहानी बेहद खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है, तो कहानी पर रिस्पॉन्स आना तो ज़रूरी है, वरना मैं कहानी को आगे कैसे बढ़ाऊँगी। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, कल से डेली 12 बजे मैं कहानी का पार्ट अपलोड कर दूँगी। जैसे ही मैं पार्ट अपलोड करती हूँ, आप लोग वीडियो को देखिए, कहानी को एक लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, ताकि कुछ व्यूज़ इंक्रीज हो सकें। नहीं तो आप लोग जाकर देखिए, पीछे के पार्ट्स पे इतने कम व्यूज़ जा रहे हैं कि कहानी मैं आगे कैसे बढ़ाऊँगी। आखिर मैं भी तो इतनी मेहनत करती हूँ तो किसी पर्पज़ से ही, क्योंकि इस समय मेरी हेल्थ भी थोड़ी डाउन है, इसीलिए मेरे दूसरे चैनल ब्लूम कहानियाँ पे पार्ट बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं। लेकिन मैं इस चैनल पे डेली पार्ट ला रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग की उम्मीद करूँगी। आप लोगों से बस इतना ही उम्मीद करती हूँ। वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप लोगों के सामने हाइप का आइकॉन आता है तो उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि कुछ व्यूज इंक्रीज हो जाएं। कला उठकर चुनमुन के पास आई और विभा की तरफ देखते हुए बोली, दीदी स्नेह कहाँ है? इला जो अभी लुढ़की ही पड़ी थी सामने स्नेह की खटिया खाली देख एकदम से बोली, स्नेह वो कहाँ गई? दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। कहीं रात में वो हीरो हीरा लाल उठा तो नहीं ले गए? वो एकदम से चहक कर बोली तो विभा ने उसे घूरा। अरे मतलब टेंशन हो रही है मुझे, इला ने फिर कहा। चेहरे से तो नहीं लग रहा, वैसे स्नेह दीदी यहाँ है, चुनमुन उबासी लेता हुआ बोला। स्नेह उसकी दूसरी साइड खटिया से टिक कर बैठे बैठे ही सो गई थी, जो अब चुनमुन के उठते ही उठ गई थी। फिलहाल सारी पलटन बाहर आई और बाहर चल रहा था महाभारत, जिसमें वो पलटन अधर्मी नाकारा कौरव और उनके सामने उनकी माताएं और दादी और उनकी लाडली बेटी पांडव रूपी धर्म का अवतार लिए खड़े थे, और पीछे खड़ी थी उनकी प्यारी बहुएं, जो ना उधर की थी ना इधर की। घर में काम काज हो तो तुम लोगों की नींदें बढ़ नहीं जाती है? पहली बार सरिता की तरफ से आया। अरे बढ़ेगी क्यों नहीं, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा इन्हें। दूसरा बार सोमवती बुआ का था। सारी दुनिया उठकर काम पर चली गई। जिनके घर में कोई काम नहीं है वो भी उठकर नहा लिए कि हमारे घर में काम है। पर यहाँ देखो, मुंह पर 10 किलो मक्खी लग रही है। अगला बार फिर राधा का। सोमवती बुआ ने मुंह तोड़ा। ज्यादा ना मुंह तोड़ो, वरना बुढ़ापे तक ऐसा ही हो जाएगा, फिर सिर्फ ही निकलेगा। फिर चुनमुन का पलटवार हुआ। देखा देखा, जबान तो गज भर की है इस लड़के की। आप पर गई है बुआ, वो ब्रश हाथ में लिए हुए बोला। रहने दे, ये मानेगी थोड़ी ना, अच्छी बातों का क्रेडिट लेना इनके बस की बात नहीं है, इला उबासी लेकर बोली। इसमें अच्छी बात क्या है, आज बता ही दो। क्यों, लंबी जबान नहीं है आपकी? फूफा जी तो यही कह रहे थे कि तुम्हारी बुआ की जबान में मेरे सारे रिश्तेदार लिपट चुके हैं। चुनमुन तुरंत बोला। चमन लाल, मेरे हाथ भी बहुत लंबे तेरे कानों तक आराम से पहुंच सकते हैं, और इला तुम्हारे गालों तक भी, कुंती देवी चिल्लाई। ये अपने हाथ मुझे दे दे ठाकुर। चुनमुन ब्रश को गन की तरह इस्तेमाल कर बोला। पीछे से राधा ने उसको चपेट लगाई। ये अन्याय है ताई जी। अच्छा, तो हो गया तेरे साथ अन्याय, अब लिखा मेरी रपट थाने में। और तुम सब, तुम्हारी तो शादी है विवाह, तुमसे मुझे ये उम्मीद ना थी। वो माँ रात में देर तक बातें करते रहे तो आंख लग गई। हमसे तो नहीं किया, इला बोली ही थी कि विभा ने कोहनी उसके पेट पर रखी। और स्नेह, तुम तो कभी देर नहीं करती बेटा, हुआ क्या है तुम्हें? किताबी दिमाग में स्पार्क हो गया है, इसलिए बेचारी लो है। इला उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। तो स्नेह ने इस बार अपनी आदत के विपरीत उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। आज छोड़ दिया है, अब जाओ सब काम पर लगो, कल से सब समय पर उठेंगे। सबको अपने अपने काम याद है ना? इस बार सरिता बोली। काम ऐसे बोल रही हैं जैसे सरगना चला रही हूँ कि याद है सबको, किसको किसको बच्चा उठाना है और किसको बैंक लूटनी है। चुनमुन बड़बड़ाता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया और बाकी सब भी अपने अपने काम के लिए आगे बढ़े। स्नेह, पहले मैं नहा लूँ, इला आते हुए बोली। नहीं, मुझे वैसे भी लेट हो गया है, मुझे मिश्राइन चाची के यहाँ जाना है। फिर स्नेह कपड़े बाथरूम में रखते हुए बोली।
नहाऊंगी तो मैं ही पहले, क्योंकि तुम पहले अपने दीवाने को संभालो। वो फ़ोन उसके आगे लहरा कर बोली, जिस पर मोह लिखा आ रहा था, जो खुद मोह ने सेव किया था। मैं नहीं उठा रही। कोई बात नहीं, वो घर के बाहर मिलेगा फिर तुम्हें अगले 1 घंटे में। ज़बरदस्ती है क्या? हाँ, मैसेज में तो यही लिखा है, क्योंकि इससे पहले 15 कॉल्स आ चुकी है उसकी। तुम मेरी बहन हो? बता रही हो या पूछ रही हो? तो यस बेबी, तुम्हारी ही बहन हो। पर वो क्या है ना, मुझे ना स्मार्ट चीज़ा कलेक्ट करने का बड़ा शौक़ है, और ये तेरा वाला तो बेस्ट है, तो साथ देना तो बनता है ना। मैं नहीं करूँगी बात। ओके, तो मिस राइन के यहाँ जाते हुए रास्ते में मिलती जाना। वो क्या है ना, फ़ोन आया था मेरे पास, मैंने बता दिया तुम जा रही हो उनके यहाँ। तुमने नंबर कब दिया उन्हें? कहा ना स्मार्ट चीज़ा कलेक्ट करने हैं मुझे, इसलिए सारे चीज़ा के पास मेरा नंबर है। ओके मेरी बहना। बोलते हुए उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और फ़ोन स्नेह के हाथ में पकड़ा दिया, जिस पर अभी भी फ़ोन आ रहा था और लिखा था मोह। वैसे क्या बोला तुमने उन्हें? हाय, इसलिए पटा ले गई तू उसे? इला एक बार फिर दरवाज़ा खोल बोली और वापस बंद कर लिया। हेलो, स्नेह ने फ़ोन रिसीव कर कान से लगाया। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? उधर से तुरंत आवाज़ आई, गहरी सी, ऐसी जैसे अभी नींद की खुमारी चढ़ी हुई हो। वो मैं भी सोकर उठी थी इसलिए। पता चला मुझे इला से। आप उसके पास भी फ़ोन करते हैं? वो इला की झल्लाहट उस पर निकाल कर बोली। मैंने उसके पास फ़ोन किया था तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। मुझे ऐसे ही हर लड़की का नंबर लगाकर उससे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने की हैबिट नहीं है। वो तुम्हारी बहन है, इसलिए बस वो खास है मेरे लिए। बाकी और कोई मतलब मत निकालना। और वैसे भी जो मेरी है मुझे मिल गई है वो। एकदम से कुछ गुस्से में आकर मोह बोला। वो बोली ही ऐसी थी। तो स्नेह खामोश हुई। उसकी आखिरी बात उसके कानों में अब भी गूंज रही थी कि जो मेरी है मुझे मिल गई है। स्नेह, उसने उसके खामोश होते ही पुकारा था। नाराज हो गई हो? नहीं तो, वो यूं ही बोली थी। मुझसे यूं कभी मत बोलना। मैं तुम्हारे मुँह से भी मजाक में किसी के साथ भी अपना नाम नहीं जोड़ सकता। वो भारी सी आवाज़ में हौले से बोला था कि स्नेह के दिल तक उसकी सदा पहुंची थी। अच्छा सुनो, तुम आज कहीं जा रही थी? मैं मिलने आ जाऊं? नहीं, मुझे और भी बहुत काम है। और फिर उस मोहल्ले में सब ताऊ जी और पापा को जानते हैं। ऐसे आपके साथ देखेंगे तो 1000 बातें बनेगी। और मिलना ही क्यों है, ये ठीक नहीं है। स्नेह समझदारी का परचम लहराती हुई बोली। मिलना क्यों है? ये तुम अकेले में कभी मिलोगी तब तो बता पाऊंगा। मोह अब कुछ गुस्से में आ चुका था। सुनिए, आप जानते हैं ना, घर में अगर किसी को पता चला तो मेरी सामत आ जाएगी। दादी को आप जानते नहीं हैं। दादी को मैं बाद में जान लूँगा, पहले तुम मुझे तो जान लो। मैं मिल रहा हूँ तुम्हें आज शाम को वहीं मोड़ पर ये पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आ जाना, वरना मुझसे मत बोलना कि वो दादी कहती हैं कि रिश्ता तय होने के बाद ज़्यादा आना जाना सही नहीं होता। मैं विवेक को लेकर आ जाऊंगा तुम्हारे घर, खुद हल्दी देने। वो उसके बोलने से पहले ही बोला। अब जाओ नहा लो जाकर, दिमाग ताकि ठंडा हो जाए तुम्हारा, और तुम मेरा दिमाग खराब ना करो। आपको ये भी पता है कि मैं नहाने जा रही हूँ? वो बड़ी मासूमियत से बोली तो मोह, जो कि अभी सोफे पर बैठा आंखें बंद किए सर टिकाए हुए उसकी बातों से कुछ लाया हुआ था, एकदम मुस्कुराया। उसने नंगे पैर कारपेट पर हल्के से रगड़े, जैसे उस पर आता हुआ प्यार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे कंट्रोल करने वाली बात सिर्फ मैं तभी खुद पर लागू करूँगा जब तुम मुझे देखोगे। बाकी किसी बात से कंट्रोल में नहीं आऊँगा। अब मिलो आके, बोल। उसने फ़ोन काट दिया और स्नेह बस फ़ोन को देखती रह गई। मासूम थी पर बेवकूफ़ नहीं, जो उसका यूँ सताना समझ ना आता हो उसे। पर उसके लिए ये सब कुछ अलग था। ऊपर से उसके घर के बड़ों की मर्जी। इला कुछ भी कहे, वो भी कहाँ इन नियमों से मुंह मोड़ पाई थी। कुंती देवी ने उनके नाम भी अपनी मन मर्जी से रखे, तो लड़का उनकी मर्जी का, ये तो असंभव ही होगा। भले ही विवेक को उन्होंने ही विवाह के लिए चुना हो, पर एक नियम और है उनके पास कि वो एक घर में 2 लड़कियों की शादी नहीं करती। और किसी के साथ यूं ही समय काटना इतना उसका दिल संगदिन नहीं। पर वो कहाँ जानती थी, सामने वाला तो घंटा ना माने ये नियम, कायदे, कानून, और वो ये कानून नहीं मानता। इसका कारण भी वो आने वाले वक्त में उसे ही बनाएगा।
खैर दोपहर तक अच्छी खासी महफिल जम गई। हल्दी गीत शुरू हुए, पंडित जी आकर लगन विचार किए गए। बीचों बीच आंगन में मंडप लग्न रूप बांस स्थापित हुआ। जीवन और रमन मिठाई कपड़ों के साथ लड़के वालों के यहाँ लगन देने गए। बीच आंगन में पाटे पर बैठी विभा को सोमवती बुआ पकड़े हुए शगुन की हल्दी लगवा रही थी। बाकी कुंती देवी ठसक से खटिया पर बैठी अपनी तीनों बहुओं को सब समझा रही थी। ज्योति रीमा पीली साड़ी में मोहल्ले की औरतों के साथ ढोलक और उनके खान पान की व्यवस्था में थी। बाकी चुनमुन बाहर आज से लग रहे हलवाई को जगह दिखा रहा था। साथ ही मेहमानों आज से आने शुरू हो गए थे, तो इला, कला और स्नेह उनके रहने खाने और सामान की व्यवस्था में लगी पड़ी थी। चमन लाल, तुमने हलवाई को बताया कि आज मेहमानों के लिए कढ़ी चावल बनाए और मीठे में सूजी का हलवा। कुंती देवी अपनी बहुओं से मुंह हटाते हुए सामने आते हुए चुनमुन से बोली, सांस ले लूं दादी, या वो भी कढ़ी चावल बनवाने के बाद ही लूं? अब हटो। वो उन्हें धक्का देता हुआ खुद उनके पास खटिया पर बैठकर बोला, उल्टा पल्ला पहन कर ये श्रीदेवी लग रही हैं अपनी जान में। आपको कोई बताता क्यों नहीं? गोरा होने से कोई श्रीदेवी नहीं बन जाता, गुथी हुई मैदा लग रही हैं। चुनमुन उन्हें छेड़ता हुआ बोला, चुप कर चमन लाल, शर्म कर, दादी हूँ तेरी मैं। तो अब आपके प्रताप से कोई गर्लफ्रेंड तो बनने से रही मेरी, तो आपसे ही मजाक कर लेता हूँ फिर। सही बात है, मेहमान इनके नखरे हम उठाएं, ये तो बन गई हैं गूथी मैदा पीली साड़ी पहन के। हमें देखो, तेरा कमरा मेरा कमरा सब ले लिया है इनके 10,000 पुराने मेहमानों ने। अब फूफा जी को स्नेह वाला कमरा चाहिए, क्योंकि वहाँ से सूर्यदेव के दर्शन बिल्कुल साफ होते हैं। सूर्यदेव हैं कि फूफा जी की कोई बिछड़ी गर्लफ्रेंड जो बिना मुखड़ा देखे रूठ जाएंगे? ईला बोली, बुआ के साथ रह रहकर दिमाग खराब हो गया है फूफा का। क्या कहा तुम दोनों ने? सुन लिया है मैंने। सोमवती बुआ जो अभी कुंती देवी के पास अंटा पर बैठने आई थी तुरंत बोली, सुनाने के लिए ही बोला था बुआ। आपको क्या लगता है ऐसे ही अपनी बात वेस्ट करेंगे हम? चुनमुन बोला तो ईला ने उसे ताली दी। अम्मा, सोमवती बुआ मनमनाने लगी, चुप करो तुम दोनों, सता दो सारे मेहमानों और मोहल्ले वालों को कि कितनी इज्जत करते हो तुम सब बड़ों की। अब जाओ अपने अपने काम करो। स्नेह और कला कहाँ हैं? सुनीता बोली, स्नेह को तो दादी ने ही भेजा है अपनी सबसे करीबी सहेली फूल कुमारी को स्पेशल मिठाई के साथ निमंत्रण देने की। ढोलक फोड़ने मतलब बजाने आना है। और कला दीदी रानी मौसी के साथ विभा दीदी की साड़ी ब्लाउज पैक कर रही हैं। चुप करो तुम दोनों, मेरी सहेली के लिए कुछ मत बोलना। अरे दादी बोलो उसे दादी, वो भी इज्जत से, कुंती देवी चिल्लाई। और मिस राइन के यहाँ हो आई थी वो? हाँ हो आई थी, और अभी गई ही है, आ जाएगी 2 घंटे में वापस। 2 घंटे में क्यों? वो आपके प्यारे जमशेदपुर वाले चाचा ने आयुर्वेदिक काढ़ा मंगवाया है, कह रहे थे कि उसके बिना उन्हें खाना हजम नहीं होता। अब शादी में आए हैं, खाना हजम तो होना चाहिए ना, वरना हमारा राशन खत्म कैसे होगा? इसलिए स्नेह दीदी उधर ही जा रही थी, तो मैंने उनसे ही कह दिया। ठीक है, शाम होने से पहले देख लेना आ जाए। आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है, लड़कियों को बाहर रहना ठीक नहीं ज़्यादा देर तक। मैं फ़ोन कर लूँगा, चुनमुन उठता हुआ बोला, क्योंकि उसे बाहर हलवाई के पास से बुलावा आया था। उधर स्नेह, जो सुबह के काम के चक्कर में मोह की बात भूल गई थी, फूलवती दादी के घर से मोड़ पर आते हुए लगभग बेहोश होते होते बची। सामने गाड़ी से ठीक उसे देखता हुआ मोह खड़ा था। इस बार उसने उसके यहाँ होने की खबर चुनमुन से निकलवाई थी। दरअसल जब जीवन और रमन लगन लेकर घर गए थे तो वो कुछ सामान भूल गए थे, तो मोह ने उनसे चुनमुन का नंबर लेकर सामान के साथ साथ बाकी डिटेल्स भी बड़े आराम से निकलवाई थी। अबीला के साथ चुनमुन पर उसका असर कुछ ज़्यादा ही था, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। फिलहाल उसने लुक देते हुए गॉगल्स आंखों पर चढ़ाए और पॉकेट में हाथ डालते हुए उसे अपने पास आने का इशारा किया। और स्नेह ने इधर उधर देखना शुरू किया कि कितने आंखों के कैमरे उसकी तरफ घूमे हुए हैं। लाइट ब्लू शर्ट जिसकी बाजू पलटे हुए, कलाई पर घड़ी, ग्रे जीन्स और ब्लैक स्पोर्ट्स शूज, और हवा में बस उसके मन मुताबिक बेहद हल्के से बिगड़ते हुए उसके बाल। गजब का अट्रैक्शन था उसमें। वो श्यामला रंग उसे और परफेक्शन के सुरूर में शामिल कर देता। अगर खेती करना या करवाना उसका शौक था, तो ये रंग उसकी मेहनत का सबूत था।
और मेहनत तो अच्छी ही होती है। तो बस उसकी वो बाबाकार वजूद उसके कपड़ों से, उसके लुक्स से लड़कियों को दीवाना बना देता था। वो सामने ही खड़ी थी, इधर उधर देखते हुए, और मोह की नज़रें साफ महसूस कर रही थी वो खुद पर। स्नेह भी कम ना थी उसके आगे। वो अगर लिहाज से कुछ अनोखा था तो वो भी उसी के लिए बनाई गई थी। कुछ भरा हुआ शरीर, लंबे चोटी में बंधे बाल, लॉन्ग सूट और पजामे, जिस पर पड़ा उसका फेवरेट लहरिया ग्रीन दुपट्टा, और सुर्ख निगाहें। आती तो बस कंधे तक ही थी उसके साथ, खड़ी होती तो बिल्कुल उसकी लगती। कहते हैं ना, प्रेम अगर गहरा हो तो लोग एक साथ बिल्कुल एक दूसरे की परछाई सी लगते हैं। तब रंग रूप कद काठी मायने नहीं रखता। वो धीरे से आगे बढ़ी क्योंकि कुछ लोग उसकी तरफ देख रहे थे। गाड़ी में बैठो, वो उसके करीब से निकली ही थी कि मोह की आवाज़ आई। सब देख रहे हैं, वो सर झुकाकर बोली तो उसने एक जलती हुई निगाह गॉगल्स उतार सब पर डाली, तो सब अपने अपने काम में लग गए। अब बैठो, उसने गाड़ी का गेट खोल कर कहा तो स्नेह बिना उससे बहस किए गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं था। भूल गई थी। मोह गाड़ी में बैठते ही, सामने देखते ही गाड़ी आगे बढ़ाकर बोला, क्या? उसने हौले से नज़र उठाकर पूछा, पर वो बिल्कुल वैसे ही बैठा रहा। यही कि मैंने मिलने को बोला था, मैंने कहा था ना कि निकलना तो मैसेज करना मुझे। वो मुझे याद ही नहीं रहा, वो सच बोली, जो फिलहाल मोह को अच्छा नहीं लगा। ओके, तो तुम्हें घर से निकलकर मुझे बताना याद नहीं रहा, तो मुझे अब तुम्हें घर छोड़ना याद नहीं रहेगा क्या? नहीं नहीं, मुझे 7 बजे से पहले ही घर पहुंचना है। मुझे खाने से पहले ही जमशेदपुर वाले चाचा को उनकी दवाई देनी है, वरना वो खाना नहीं खाएंगे, और फिर दादी वो मुझे पक्का मार डालेगी। स्नेह ने झट से उसका बाजू पकड़कर उसे पूरी बात बताई तो उसने मुड़कर उसे देखा, जिस पर उसने झट से हाथ पीछे खींच लिए। पकड़ लो, किसी और का नहीं हूँ। उसने दोबारा रोड पर नज़र रख कर ये बोला तो स्नेह कुछ झेप सी गई। उसका यूं खुद पर हक दे देना कभी उसके मन को झंकृत कर देता था। प्लीज़ मुझे 7 बजे से पहले घर छोड़ देना। स्नेह कुछ देर बाद एक पूरी निगाह उस पर डालकर बोली तो मोह ने मुड़कर देखा और गाड़ी हल्के से रोक दी। शाम का 5 बज रहा था, कुछ मौसम नम सा हुआ। अक्सर सावन का मौसम समझ ही कहाँ आता है, कब धूप कब बारिश। अभी फिलहाल 7 बजे तक निकले रहने वाले सूर्य भगवान कहीं छिप गए थे, कुछ अंधेरा सा हुआ था। और वो जगह मोह की सबसे फेवरेट, उसके वो हरे भरे खेतों के बीच एक बड़ा सा बागीचा, जिसमें महकती हुई वो रात रानी सीधा मन का बस सुकून दे रही थी। और उसके ऊपर उसकी निगाहों का उठना, सब बांध लिया था उसने जैसे। उसका जिद, गुस्सा, मनमाने। हाँ ठीक है, छोड़ दूंगा, अभी 2 घंटे हैं उसमें। वो उन आँखों की इल्तजा कैसे ठुकरा देता, इसलिए धीरे से बोला। तो स्नेह ने नज़र सामने की और देखा उसे बेहद खूबसूरत नज़ारा। बाहर चलो, मोह उसे बोलता हुआ बाहर आया तो स्नेह भी बाहर आई, और बस वो सब देखते हुए बस धीमी लय में आगे बढ़ी। अच्छा है ना? मोह उसे यूं सब देखते हुए देख बोला। बहुत, वो बोली ही थी कि अचानक सांसें जैसी रुकने सी लगी। उसकी सख्त उंगलियों का एहसास उसे अपने हाथों की उंगलियों में हुआ। वो जितना उलझ रही थी, उसकी उंगलियों से उतना उसका खून निचोड़ कर चेहरे पर आ रहा था। और मोह उसे यूं देख एक झटके से उसे अपने करीब कर चुका था, और अब उसका चेहरा बिल्कुल पास था उसके। मुझसे डर लग रहा है, वो उसके कांपते हुए होठों की लाली को देखकर बोला तो स्नेह ने हाँ में सिर हिलाया। डरो मत, इतना भी बेसब्र नहीं हूँ मैं। वो उसकी हथेली अपने दिल पर रख कर बोला। स्नेह, उसने बेकरारी से पुकारा था। वो सिमटी हुई बोली थी। पहले अच्छे से सांस ले लो और सुनो, मुझसे बात किया करो, मिला भी करो, वरना कुछ भी कर सकता हूँ मैं। पहले ऐसा नहीं था, तुमने बनाया है मुझे ऐसा। मैं कितना भी जिद्दी और गुस्सा हो जाऊं, तुम्हारे लिए तुम्हारे पास हर बात का मेरी तोड़ है। बस तुम जान नहीं पाई हो अपनी ताकत। जो कहना चाहता हूँ या फिर जो चाहता हूँ तुमसे, सब समझती हो तुम, जानता हूँ मैं।
बस तुम्हारी ये ना समझने की अदा निराली है। वो उसके गालों पर आई लट को कान के पीछे कर बोला तो स्नेह कांप उठी। वो उसकी झुकी पलकें, कांपते हुए होठ और लाल हुआ चेहरा दीवाना बना रहा था उसे। इतना करीब होकर कंट्रोल में हूँ तो समझो क्या हो तुम मेरे लिए। पर एक बात छिपाने की कोशिश मत करना कभी। जिस दिन इतने करीब होकर तुमने पलकें ऊपर की, बस मैं खुद के कंट्रोल में नहीं रहूँगा, क्योंकि तब तुम जो मुझे बांध लेती हो, इंतज़ार रहेगा मुझे ये इतने करीब रहकर पलकें उठने का। वो मदहोशी से बोला तो स्नेह की कुछ देर के लिए सांसें अटक गई, तो मोह कुछ उससे दूर हुआ। बस उसका हाथ नहीं छोड़ा। अब बताओ, फ़ोन करूँगा, उठाओगी ना? उसने हाँ में उलझे उलझे ही सिर हिलाया। खुद नहीं करोगी कभी? उसने एकदम से पूछा तो स्नेह ने ना में सिर हिलाया। क्यों, याद नहीं आएगी मेरी? मोह बोला तो वो इस बार भी खामोशी रही। अच्छा नहीं दिखता हूँ क्या? देख लो अभी, बाकी मैं बताए देता हूँ। आज तक तुम्हारे अलावा किसी का हक नहीं रहा मुझ पर। नहीं तो आप बहुत अच्छे दिखते हैं। वो बोला ही था कि स्नेह तुरंत बोली, अब सच बोलना तो बनता है ना। अच्छा, देखा है कभी मुझे नज़र भर कर? मोह बोला तो स्नेह को वो दिन याद आ गया जब पहली बार उसने उसे देखा था। वो पर्पल टी शर्ट और ब्लैक जींस में, जब वो हाथ पॉकेट में डाले उस बैठक की बाहर खुलने वाली खिड़की पर खड़ा था। कुछ लोग कुछ यूं खूबसूरत होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इनकी खूबसूरती की वजह क्या है। इला ने तो तब मजाक में कहा था, पर ऐसा नहीं है। स्नेह ने ये माना नहीं था कि वो बेहद अट्रैक्टिव था। अपने वसूलों से वो मानती ज़रूर थी कि इंसान की बाहर खूबसूरती से ज़्यादा उसका दिल मायने रखता है। हाँ तो था ना उसका दिल खूबसूरत, वरना उसके साथ रहकर यूं सेफ क्यों फील होता उसे। बस पता नहीं क्यों सबके सामने उसका रूप अलग होता और स्नेह के सामने कुछ अलग। देखा था उसने उस दिन विवेक, आनो और इला कला के सामने तो वो मुस्कुराया भी नहीं था। कितने अच्छे से समझदारी वाली बात करता है सबसे, और उसके लिए धमकी, गुस्सा, चिढ़ और जाने क्या क्या सोचकर ही स्नेह का मुंह बना। तुम मुझे मन में गाली नहीं दे सकती स्नेह, वो उसके मुंह की बदलती हुई तस्वीर देखकर बोला। नहीं, मैं गाली नहीं दे रही आपको, मैंने बस सोचा। वो मुंह के बोलते ही तुरंत बोली। क्या सोचा मेरे बारे में? कुछ नहीं, अब घर छोड़ दीजिए मुझे। अभी नहीं, मेरा मूड नहीं है। पर वो उसकी तरफ देखकर बोली। अभी कंट्रोल करने की कोशिश मत करना मुझे। वो उसकी उठी हुई नज़र देखकर बोला। क्या बोल रहे हैं आप? तुम ना समझो, समझ गई तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा तुम्हारे साथ फिर। और अभी तो तुमने मुझे कुछ करने दिया ही कहाँ है अपने साथ। वो कुछ शरारत से बोला तो स्नेह को पहले तो समझ नहीं आया, और जब आया तो उसका मन हुआ कि कहीं कोई गड्ढा मिल जाए और वो उसमें बैठ जाए मिट्टी डालकर। अब चलो, कुछ खिला देता हूँ तुम्हें। मोह उसका हाथ पकड़कर वापस गाड़ी की तरफ बढ़कर बोला। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। बच्चे बड़ों की खिचपिच से घर में एक अलग स्तर का शोर भरा हुआ था। कहीं औरतों को रस्मों की लेकर चर्चा चल रही थी, कहीं किसी दूसरे की शादी में हुई आवभगत की बुराई। काम कोई ना करे भले ही, पर एंटरटेनमेंट पूरा होता है। कहीं बच्चों की हंसी रोना, कहीं खाने की खुशबू, और घर की बहुएं वो तक पूछो ही मत, एक टांग पर नाचती हुई सबको कुछ न कुछ देने में ही हलकान हो जाती हैं। आज हल्दी होने के बाद रात को थोड़ा नाच गाने की व्यवस्था शुरू हुई थी, बाकी फिर मेहंदी में कुछ नहीं होगा। सिर्फ 7 औरतें मिलकर मेहंदी छूकर विवाह को लगा देंगी। फिर पार्लर वाली आ जाएगी और लगा जाएगी, और बस। कुंती देवी के हिसाब से ज़्यादा ये नए नए चोचले पुरानी रस्मों को खराब कर देते हैं। वैसे कहीं पर ये मानना सही भी है तो ये रीति रिवाज ऐसे ही नहीं होते, कुछ कारण तो इनके पीछे होता ही है। शादी, मैरिज, ये शब्द तो बस यूं ही परिभाषा से हैं। इन्हें बोलने में भी वो भाव्यता नहीं आती। जो विवाह, ब्याह मतलब उद्भव, मतलब वर के साथ वधू का उसके संसार में जाना। लोग कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, पर सच पूछो तो रखा है ना, लड़का लड़की नहीं, वर वधू बोलो, लव नहीं प्रेम बोलो, मन खुद ही सम्मान से भर जाता है किसी भी भावना या विचार को उसके असल नाम से बुलाने पर।
खैर, स्नेह के मुंह को देखते हुए मोह उसे 7 बजे तक घर छोड़ गया था। फिलहाल वो सीधा चुनमुन को ढूंढते हुए अपने रूम में पहुंची, जहां फूफा जी आराम से आसीन थे। कुंती देवी और सोमवती के साथ इला भी वहीं मौजूद थी। और कोई दिक्कत फूफा जी? नहीं, आप बता दीजिए, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस कहिए। चादर ठीक है, पंखा ज़्यादा आवाज़ तो नहीं कर रहा, खिड़की खुल रही है सही से? आपसे ना खुले ये खिड़की तो बेझिझक मुझे आधी रात उठा देना, मैं खिड़की खोलने आऊँगा ना, क्योंकि हम तो वैसे भी सोने से रहे, जगह ही कहाँ है, घर में यहीं कहीं लटक जाएंगे। चुनमुन, जो अभी तक नकली मुस्कान के साथ उनसे बोल रहा था, आखिरी बात धीरे से बोला। कुंती देवी ने उसे आंखें दिखाई तो सोमवती बुआ ऐठ के दोना हो गईं, क्योंकि फिलहाल घर के सबसे बड़े दामाद की खातिर में अगर कोई भी बात चुनमुन ने बोली तो उसकी शिकायत सीधा दीनानाथ तक जाएगी ना। नहीं, सब ठीक है, अभी बस जरा चाय भिजवा देना भतीजे। फूफा जी भी अपनी खातिरदारी से कुछ हल्के खुश होकर बोले। आखिर नए दामाद आने पर भी उनकी ठसक जरूरी है ना, आखिर फूफा हैं वो। जी फूफा जी, इलायची वाली, अदरक वाली, मसाले वाली और सब एक साथ मिक्स वाली। चुनमुन बोला ही था कि स्नेह ने उसे खींचा। फूफा जी को मैं चाय लेकर आती हूँ, आपके लिए अदरक वाली ना, स्नेह बोली। हाँ बेटा, वो ही। ये कमरा तो शादी तक हम सबका था ना, और उससे पहले मेरा। स्नेह वहाँ की व्यवस्था देखते हुए उसे साइड में ले जाते हुए बोली। हम सब कैसी बातें कर रही हो स्नेह, हमें कहाँ आराम करना है, हम तो चमगादड़ हैं ना, सबको लिटा कर उल्टे लटक जाएंगे पेड़ पर और सो जाएंगे। पर फूफा जी, मौसा जी और चाचा जी के साथ एक कमरे में नहीं रहेंगे। अरे दामाद है ना घर के, इला दांत पीस कर बोली। वो सब ठीक है, पर तुम दोनों की मैं बहन ही हूँ ना, दुश्मन थोड़ी हूँ। काहे मेरे खबर पेपर में छपवा कर उसे पोस्ट कर रहे हो? उनके पास जीना हराम हो रहा है मेरा। वो उनकी बातें इग्नोर कर उन्हें साथ लेती हुई किचन की तरफ चाय बनाने बढ़ी, जहाँ कला पहले से थी किसी बच्चे के लिए दूध गर्म करते हुए। मैंने क्या किया दीदी? अब उन्होंने पूछा तो बता दिया मैंने। चुनमन वहीं स्लैब पर बैठकर मुंह में नमकीन डालकर बोला। 1 मिनट, मतलब मिलना मिलाना शुरू हुआ तुम दोनों का? कहाँ, कब, कैसे और क्या किया? बोलो ना, बोलो ना। इला और छेड़ते हुए बोली तो कला ने भी कान लगा दिए। कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा, बहुत बुरी फंसी हूँ मैं, और तुम सब ने फंसाया है मुझे। स्नेह कुछ तेज तो बोली, पर उसका चेहरा लाल सा हुआ था। ओह, तो आग दोनों तरफ से लग गई है, अब तो नींद किसे, अब तो चैन कहाँ। क्यों प्यारी बहना? हटो तुम, दादी को जानती हो ना, और ताऊ जी वो मार डालेंगे मुझे। तुम लोग मेरी खबर पहुंचाना बंद करो अब। क्यों, अब तुम अपनी खबर खुद दोगी क्या? या फिर आज समझा दिया अच्छे से कि देखो, पीछा छोड़ दो मेरा, वरना पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। कला भी उसे छेड़ते हुए बोली। दीदी आप भी? अरे स्नेह, अब भाई कुछ तो मज़ा लेने ही दो। इतनी अच्छी मेरी किस्मत कहाँ दीदी, भाई बहन आप जैसे। और आगे बोल, कला ने फिर उसे छेड़ा। और क्या, मुझे ये सारे नमूने मिलने थे क्या? बचपन से ये इला और चुनमुन मेरा फ़ायदा उठाते हैं, और आप क्या कम हैं? आप भी तो कितनी बार मेरे कंधे पर बंदूक रख कर चला चुकी हैं। विभा दीदी ने भी कसर पूरी कर ली, शादी क्या फिक्स हुई, झट से मुझे आगे किया विवेक जीजू से मिलने के लिए। याद नहीं उस दिन? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। क्या मैं मुँह से सबको नखरे उठाने वाली दिखती हूँ? नहीं नहीं, तू तो हॉट सेक्सी चंदनिया दिखती है। ऐसे ही नहीं, मोह बाबू मरे जा रहे हैं तेरे लिए। वैसे क्या किया तेरे साथ तेरे उन्होंने, सो इतना तिल मिलाई हुई हो मेरी गुलाबो, मेरी चंपा कली। इला ने उसके गाल खींचे। कुछ नहीं किया, पर कहा है करने के लिए। क्या कहा? इला थोड़ा तेज बोली। धीरे धीरे मेरी माँ, इतने मेहमान हैं बाहर, कला चिल्लाई। मैं नहीं बता रही। स्नेह कुछ झेप कर चाय उठाती हुई बाहर की तरफ चली गई। अरे मेरी बहना, मेरी भोली मैया, मेरी नैया की पतवार, बता दो ना, इला उसके पीछे भागते हुए बोली। और चुनमुन और कला खिलखिला पड़े। इधर मोह के घर पर कोई बताएगा मुझे कि किससे मिल के आ रहे हैं आप? आनो जो उस दिन के बाद आज मौका निकाल कर मोह के कमरे में उसे बैठा ही मिला, पूरी सेना के साथ, मतलब अनुज, विनीता और विवेक के साथ। अब अकेले तो पंगा लेना मुश्किल था ना उससे। उसने मुड़कर उन सबको देखा।
मैंने कहा था ना, चाची को भी ले लेते हैं साथ, देख रही हो आंखों से ही खा जाएगा हमें। अनुज कुछ डरते हुए विनीता से बोला। कौन कहता है अनुज कि मोह भैया आपसे छोटे हैं, कितना डरते हैं आप उनसे। आंखें देखी है उसकी। सही बात है भाभी, अनुज भैया की माँ को साथ लाना ही था। खाली आनों की बातों में आ गए। विवेक जो फिलहाल कुछ डर रहा था, अनुज की बात से सहमत होकर बोला। आपस में ही बात करनी थी तो मेरे कमरे में आप सब क्या कर रहे हैं? मोह ने सबकी फुसफुसाहट सुनकर कहा। वो हम कह रहे थे कि तुम्हें कोई लकड़ी पसंद आई है। अनुज विनीता को पिंच करते ही जल्दी जल्दी बोला। मुझे घर के दरवाजे नहीं बनवाने जो लकड़ी पसंद करूँगा। ये कहना चाहते हैं लड़की। विनीता अनुज को घूरते हुए उसे क्लियर करके बोली। शादी करनी है मुझे उससे, वो बेहद आराम से बोला। पर उन चारों को घोर आश्चर्य हुआ। मतलब आनो सही था। अब बस स्नेह वाली बात की मुहर लगनी जरूरी थी। क्या हम उसे जानते हैं? वो सब एक साथ बोले, सांस रोकते हुए। हर बात अभी ही बता दूं, कुछ आगे के लिए रखिए आप लोग। और फिलहाल विवेक, तुम अपनी शादी के बारे में सोचो। अभी मेरी मैं खुद देख लूँगा। अब जाओ, नीचे तुम्हारा डिजाइनर आया है। और आप भाई, होटल बुकिंग आपने की थी मेहमानों के लिए? हाँ, तो उसमें क्या कमी है? आपने मंथ ठीक से गिने थे। आपने बुकिंग अगले महीने की सेम तारीख को की है। क्या? मैं जा रहा हूँ। अनुज भागा तो उसके पीछे विनीता भी निकल गई। पर मोह ने उन्हीं के पीछे जाते हुए आनो का हाथ पकड़कर खींचा। स्नेह है वो बोला तो आनो ने उसे मुस्कुराकर देखा जो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था। जानता हूँ मैं, आनो मुस्कुराकर ही बोला। और इधर स्नेह के घर पर तो वो सब वाकई लटके ही थे। अरे छत पर अब नीचे के सारे कमरे बुक होने के बाद एक छत ही उनका ठिकाना बनी। हल्दी वाले दिन नाच गाने के बाद तो काफ़ी देर हो गई थी, तो सब छत पर जब सोने आए तो नींद टूटी सूरज देवता के आने और नीचे से कुंती देवी के चिल्लाने से। उठ जाओ मेरे कमबख्तों, 3 दिन रह गए हैं ब्याह के बस। अरे जाकर औरतों को बताओ, कहीं कोई कुछ खा ना ले। कुछ रस्में व्रत रहकर ही की जाती हैं। वो आंगन से चिल्लाई थी। ये बूढ़ा क्या स्पीकर निकल गई है क्या? आवाज़ कानों में चुभ रही है इनकी। चुनमुन कानों पर तकिया लगाकर बोला और पास लेटी इला के बाल खींच लिए। मर्जा कमीने, वो चिल्लाई तो आवाज़ नीचे तक गई। सुबह सुबह अपशगुन ही बोलो, कुछ नहीं सिखाया इस लड़की को, पराए घर जाकर नाक कटवा देगी हमारी। कुंती देवी बड़बड़ाने लगी। जब से पैदा हुई हूँ लाखों बार नाक कटी है इनकी, पता नहीं फिर भी लगी कैसे है। अपनी जगह पर इला बड़बड़ाई। चुनमुन नीचे आओ, टेंट वाले को लाइट बताना है कि कहाँ कहाँ लगनी है। और हाँ, पनीर चेक करके आना। और आज मेहमानों के लिए मिक्स वेज बनेगी तो सब्जी नोट करवा देना हलवाई को सबसे पूछ कर। मैं और रमन दुकान जाकर केटरिंग और बाकी सामान जो रह गया है सब करके आएंगे। नीचे से ही जीवन चिल्लाया। फिर से बता दो, नींद में है, आधा तो भूल जाएगा देखना। सोमवती बुआ बोली और अपनी आफत बुलवाई। चुनमुन जानता था अभी दीनानाथ नहीं होंगे घर पर। हाँ, ये पिए हैं मेरी, इन्हें नोट करवा दो डायरी में। चुनमुन उठता हुआ बोला तो नीचे मेहमानों से भरे घर में एक खिलखिलाहट गूंज उठी। स्नेह तो उठकर नीचे चली गई और कला तो उठकर बिस्तर समेटने लगी। अब सुबह सुबह उठकर लड़ने का मूड सबका थोड़ी ना होता है। ये काम तो सिर्फ महान लोग ही कर सकते हैं। स्नेह फूफा जी की चाय। वो नींद में ऊँघते हुए जब आंगन में आकर खड़ी हुई तभी उसके कानों में ज्योति भाभी की आवाज़ पड़ी। हाँ भाभी, मैं बना देती हूँ। वो वैसे ही बाल समेटती हुई किचन की तरफ बढ़ी। स्नेह, तुम्हारा फ़ोन। रीमा भाभी जो अभी छत से सारे बिस्तर कला के साथ नीचे ला रही थी, उसका फ़ोन जो चादर में लिपटा बज रहा था उसे ढूंढते हुए बोली कि उनकी बात सुन स्नेह को छोड़ इला, कला और चुनमुन के कान खड़े हो गए। फोन फोन, इला ऊपर से ही चिल्लाई, जिसका इशारा समझ नीचे कला ने रीमा भाभी के हाथ से तुरंत चादर झटक ली और फ़ोन देखा। उम्मीद के मुताबिक मोह का ही था। अरे छीन, इतनी जल्दी लिया, अब उठा क्यों नहीं रही हो? रीमा कला से बोली, जो बनावटी हंसते हुए कभी फ़ोन कभी उसे देख रही थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, वो शर्मा सर का है, बहुत बोरिंग है भाभी, नहीं उठाएंगे। वो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, तो कुछ बताना होगा उन्हें। अरे कोई ज़रूरी हो क्या पता, लाओ मैं उठा लेता हूँ। पास खड़े स्नेह के पापा बोले,
तो कला को काटो तो खून नहीं। हाँ लो, अरे ये क्या हुआ? उसने एकदम से मोबाइल फिसलने की एक्टिंग करते हुए पास से बाल्टी भरे लिए जा रही कानपुर वाली मौसी की बाल्टी में डाल दिया। मोह प्रेम लीला बचाओ अभियान में स्नेह का फोन कुर्बान हुआ और स्नेह को पता तब चला जब वो फूफा जी को चाय देकर वापस आंगन में आई। ये कैसे हुआ? मेरा फोन पानी में कैसे गया? ऐसे कला दीदी के हाथ से फिसलते हुए छपाक से चुनमुन स्टाइल करते हुए बोला। क्यों? मेरा फोन पापा, आपने कितने प्यार से दिलवाया था। वो सामने अभी भी ये जोड़ घटाना करते हुए खड़े थे कि फोन पानी में कैसे गया कि स्नेह बड़े बड़े आंसुओं से उनसे गले लगकर रो पड़े। कोई बात नहीं स्नेह, मैं संभलवा दूंगा। वो उसके सर पर हाथ रखकर बोले कि ईला ने उसे कंधे से पकड़ा। आप कहीं जा रहे थे चाचा? हाँ वो स्टेशन, हरिहरन काका आ रहे हैं। हाँ वो स्टेशन, हरिहरन काका आ रहे हैं। तो जाइए, देर हो जाएगी, मैं इसे देखती हूँ। वो उसे अपने साथ ले जाते हुए बाकी सबको इशारा करते हुए स्टोर रूम में पहुंची। इस कबाड़ खाने में क्यों लाई हो? कला तुरंत बोली। है कोई जगह घर में खाली जहाँ बात की जाए अपनी पर्सनल? और तुम रोना बंद करो यार स्नेह, एक तो मोबाइल साथ में नहीं रखती तुम। नया नया लफड़ा फिट हुआ है तुम्हारा, ध्यान रखो। लफड़ा? स्नेह आंसू साफ करते हुए बोली। अरे हाँ प्रेम प्रसंग, इला चिढ़ी हुई बोली। अरे फोन आ रहा था स्नेह तुम्हारी उनका, अब दे देती चाचा जी को ये बोलकर कि लो बात कर लो अपने फ्यूचर दामाद से। अब मैं क्या करती? वो फ़ोन मांग रहे थे और सामने रीमा भाभी खड़ी थी। क्या करती? पानी दिखा और बस। कला उसे पूरी बात बताकर बोली। मैं बनवा दूंगा तुम्हारा फ़ोन दीदी, चुनमुन उसे समझाकर बोला। ठीक हो जाएगा ना? हाँ दीदी, बस पानी से ही नहाया है, साबुन नहीं लगाया है, ठीक हो जाएगा। हाँ तब तक कृपया बात कर ले इधर से फ़ोन करके अपने उनसे और बता दे क्या कांड हुआ है। अब मेरे फ़ोन पर बिना काम तुमसे बात करने के लिए सिर्फ फ़ोन कैसे कर सकेंगे तुम्हारे वो? मुझे नहीं करना। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, फिर कोई कांड हो तो मुझसे मत बोलना। इला बाहर की तरफ बढ़कर बोली तो स्नेह ने एकदम से उसे पुकारा। अच्छा लाओ बता देती हूँ। स्नेह सर झुकाकर शर्म से लाल होकर बोली। शर्म कितनी भी आई हो, जान गई थी इन दिनों की मोह का कोई भरोसा नहीं। तो उन तीनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। कम रहा कर हमारे साथ प्रपंची होता जा रहा है। ईला स्नेह को फोन पकड़ाते हुए चुनमुन को साथ ले जाते हुए बोली। कोई आ गया तो दीदी? स्नेह कला से बोली। हम हैं ना, ध्यान रखेंगे। हाँ इस बार मुझे डाल देंगी पानी में? स्नेह मुंह बनाकर बोली तो कला मुस्कुराकर बाहर निकल गई। स्नेह ने धड़कते दिल से कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नाम खोजा। जीजा नंबर 1, जिसने मोह का कॉन्टैक्ट फोटो लगा होने के कारण उसने पहचान लिया ये उसका ही नंबर है। उसने पहली बार कांपती उंगलियों से उसका फ़ोन लगा दिया। कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाला है, स्नेह और मोह स्पेशल, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।